जिन लोगों की आपने बात करी अभी कि आपने उनको देखा कि उनके पास कुछ भी नहीं था और फिर भी वो जिंदगी में कामयाब हुए, बिल्कुल। कौन है वो एग्जाम्पल्स? आज सोसाइटी में यू सी द रश इन मेट्रो सिटीज, हाँ, इवन बी सिटीज ऑन फ्राइडेज। कुछ बच्चे उसमें से भी टाइम निकाल करके उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं, मेहनत करते हैं, प्योर डेडिकेशन, डिवोशन एंड हार्डवर्क के दम पे। सर, दोबारा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच विख्यात, इट इज प्लेजर बीइंग हियर अगेन। सर, पिछली बार हमारी बातें बीच में रह गई थी। हाँ, हमने पिछली बार आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में काफ़ी विस्तार से बात करी थी एंड हमारी पूरी ऑडियंस को वो एपिसोड काफ़ी अच्छा भी लगा। एंड Thank इस you. एपिसोड में जो आपके आगे के प्लान्स हैं कि अब लाइफ में इतना कुछ करने के बाद अब आपका क्या मन है, क्या प्लान कर रहे हैं आप अपने लिए, लोगों के लिए, मे बी स्टूडेंट्स के लिए, उस पर हम आज बात करेंगे। बिल्कुल विख्यात, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी अगेन सर, एंड मैं शुरू करना चाहूँगा अपना प्लान बताने से। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मैं आने वाले समय में कुछ ऐसा काम करूँ कि जिससे मैं किसी के नियत, किसी के चरित्र पे एक ऐसा अच्छा प्रभाव डाल पाऊँ जिससे कि उसकी एक नियति में अच्छा प्रभाव आए, एक अच्छा बदलाव आए। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए आई एम प्लानिंग टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द यंग जनरेशन ऑफ द नेशन जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं या जो अभी रिसेंटली एम्प्लॉयमेंट में आए हैं ओके, और जिन्होंने एक सफिशिएंट टाइम अपने एम्प्लॉयमेंट में बिता दिया है। उन सबके सर्विस एनवायरनमेंट में आने वाली परेशानियां, एक्सपेक्टेशंस और कैसे अपने अपने वही काम के करने को तरीके में ऐसा बदलाव लेके आना जिससे वही परफॉर्मेंस एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस की कैटेगरी में बैठ जाए, ओके, फिट बैठे हम। ओके। तो ये मेरा एजेंडा है जिसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। देखिए, मैंने अपने आंखों से देखा है मेहनती लोगों को, मेहनती बच्चों को, जिन्होंने बिना रिसोर्सेस के, बिना इंफॉर्मेशन के, केवल और केवल अपने हार्ड वर्क से, परसिस्टेंसी से आज वो अचीव कर लिया है जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हम ये कर सकते हैं। ओके। तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हमारे गांव में, हमारे रूरल एरियाज में कितना पोटेंशियल छुपा हुआ है, ओके, जिनको एक्सप्लॉइट होने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ओके, उनको वो तरीका बताना कि क्या चेंजेस उनके आज करने पे उनके कल पे एक अच्छा प्रभाव डालें। इसी मुद्दे को, इसी एजेंडा को हम आगे बढ़ाएंगे और इसको हम 3 सेगमेंट्स में पूरा करेंगे। ओके। हम पहला सेगमेंट करेंगे। इससे पहले मैं ये बात बताऊं, मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने अर्बन एरियाज हैं, मेट्रो सिटीज हैं, बी सिटीज हैं, इवन सी सिटीज हैं, वहां पे स्कोप्स की, अपॉर्चुनिटीज की, एमिनिटीज की कोई कमी नहीं है। ओके। कमी हमारे पास रूरल एरियाज में है। रूरल एरिया का बच्चा आज भी शहर की तरफ जा रहा है अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए, अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, अपने करियर एक्सप्लोरेशन के लिए। राइट, राइट। ये डिजिटल वर्ल्ड है आज का। हम जो काम करने के लिए हमें पूरा दिन चाहिए होता था, एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन, आज हम वो 1 सेकंड लगाते हैं उसको पूरा करने में। तो एक ऐसा काम जहां पे इतनी डिलीजेंस की जरूरत है, सावधानी की जरूरत है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, हमने उस 1 दिन के काम को 1 सेकंड का काम बना दिया, उसी सावधानी, उसी विश्वास के साथ में।
तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बना सकते हैं कि जिससे कि हम दूर दराज के क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में मेहनती बच्चों के पास तक पहुंचे, उनको गाइड करें, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, उनके बेसिक डाउट्स जो आते हैं अपनी तैयारी के दौरान, अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के दौरान, वो परेशानी से उनको बचने का तरीका बता करके, उनको ग्रूम करके, उनको जॉब रेडी बना करके। ओके तो सर इस पे आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि जिन लोगों की आपने बात करी अभी कि आपने उनको देखा कि उनके पास कुछ भी नहीं था और फिर भी वो जिंदगी में कामयाब हुए, बिल्कुल। कौन है वो एग्जाम्पल्स? अब देखिए, मैं प्लेटफॉर्म पे नाम तो लेना उचित नहीं समझता हूँ, बट हमारे इंडियन एयरफोर्स में एक ऑफिसर है, ओके एक इंडियन नेवी में ऑफिसर्स हैं, ओके इंडियन आर्मी में ऐसे तो तमाम हैं जिनसे मैं मिला, जिनके साथ मैंने नौकरी की है। उनके दिक्कतें अपनी तैयारी के दौरान, एमिनिटीज, गाइडेंस ढूंढने के लिए कि किससे पूछना है, किससे मिलना है, कौन है जो सही बता रहा है, बिकॉज इंफॉर्मेशन की मार्केट में कमी नहीं है। राइट आप तैयारी करने के लिए तैयारी करवाने वालों की भीड़ लगी हुई है, और तैयारी करवाने वालों के लिए तैयारी करने वालों की भीड़ लगी हुई है, तो मार्केट में कमी किसी चीज की नहीं है। ओके बट फिर भी कहीं पे कोई एक ऐसा गैप रह जा रहा है कि जो बहुत ही डिप्राइव्ड सेगमेंट एक सोसाइटी का रह गया है, उसको उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा है, या हम कह सकते हैं कि हम थोड़ा स्लो हैं हमारी पेस में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उन तक पहुंचाने के लिए, जो कि उनकी पर्सनालिटी, उनके लाइफस्टाइल और उनके करियर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। तो सर इस पे जो मतलब जितना मुझे समझ में आ रहा है दैट इज, आप बोल रहे हैं कि जो गैप है मार्केट में दैट इज के ठीक है शहर हैं, पर अगर हम बात करें हमारे देश की तो अभी भी बहुत ज़्यादा आबादी ऐसी है जो गांव में रहती है, या फिर बिल्कुल मतलब जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा लोगों को ना एक्सपोजर है ना कुछ भी, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, उनको दिन दुनिया का मालूम नहीं है कि अब क्या हो रहा है। राइट, तो वो जो अब सही एक्सपोजर से जो उनके अंदर का पोटेंशियल है वो आप निकाल के बाहर लेके आना चाहते हैं। मैं हेल्प, पोटेंशियल तो उनके पास पहले से ही है, मैं बस उनको हेल्प करना चाहता हूं कि उनका पोटेंशियल उनके पॉजिटिव काम आए। ओके ओके ओके, तो इसके लिए सर क्या क्या प्लान्स हैं हमारे? इसके लिए प्लान, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म गोल, राइट, तो है ना, ये हमको बड़ा सीक्वेंशली करना पड़ेगा। ओके पहले तो ये बात पहुंचानी है जिनके पास तक ये मैसेज पहुंचना है, जिनके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाने का हम सोच रहे हैं, जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं, और उनका खुद का आगे बढ़ करके आना भी उतना ही जरूरी है। ओके तो रिलेशनशिप की शुरुआत होनी अभी बाकी है, और एक एसेंशियल पार्ट है इस पूरे काम का जो हम करना चाह रहे हैं। एंड जिस हिसाब से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, जिस हिसाब से हम टारगेट कर रहे हैं कि 2047 में डेवलप्ड इकोनॉमी हम अचीव करेंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करेंगे, तो अपॉर्चुनिटीज तो दरवाजा के बाहर ही खड़ी हुई हैं, इसका मतलब। लेकिन अगर हमारी वर्कफोर्स उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार नहीं हो पा रही, स्किल नहीं है, स्किल भी है, और साथ में उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस और इंफॉर्मेशन भी है, जो ड्रास्टिक चेंज उनके लाइफ में, उनके डेली डे टू डे एक्टिविटीज में आने वाला है, मेयरली बिकॉज ऑफ वन एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए तैयार होना राइट एक बहुत बड़ा एसेंशियल पार्ट है जो प्ले करता है। सो दैट देखिए, अभी हम लोगों का जो आज का एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है, वो एक सेट पैटर्न पे काम करता है, राइट है ना। मैंने एक डिजायर आई कि मेरे को आईटी सेक्टर में काम करना है, तो अब ये डिजायर मेरे पास कहाँ से आती है? ये डिजायर मेरे पास आती है मेरे सराउंडिंग से, मेरे एनवायरनमेंट से, मेरे नेबरहुड से, मेरे स्कूल से, मेरे कॉलेज से, मेरे रिलेटिव से, मेरे फ्रेंड से, मेरे फ्रेंड्स के भाई बहनों से, उनके माँ बाप से, यू नो, इट्स अ साइकिल। हम जो चीज अपने आसपास होते हुए देख रहे होते हैं, तो जनरली हमारा जो इंक्लिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। राइट एंड
तो जब हमारी डिजायर डेवलप होती है तब हम उसके अकॉर्डिंगली उसकी एलिजिबिलिटी के लिए काम करना शुरू करते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसके लिए आपको स्कूल्स कॉलेजेस तैयार कर रहे हैं। वेरियस एकेडमीज आर देयर जो आपको प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करने के लिए आपको गाइड करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। वो एलिजिबिलिटी मीट करने के बाद में क्वालिफाई करता है एक कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट के लिए। फिर जब वो एम्प्लॉयमेंट में आता है, एम्प्लॉयमेंट में आने से पहले वो एक सर्टेन लाइफस्टाइल में है, राइट। उसके पास उसकी डोमेस्टिक लायबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी, कुछ घर के भी 4 काम होते हैं जी। जब हम देखिए अर्बन सेटअप की जब हम बात करते हैं तो आज 2024 में एम्प्लॉयमेंट हमको न्यूक्लियर फैमिलीज में लेके आ गया है। राइट। तो अब न्यूक्लियर फैमिलीज के जहां एक एडवांटेज ये है कि हमारी कम इनकम में भी हम सस्टेन कर सकते हैं आज की इकोनॉमी को, इन्फ्लेशन को। लेकिन जब जो लड़का गांव में रह रहा है उसके पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि रूरल बैकग्राउंड जो है, रूरल बैकग्राउंड कंज्यूम करता है आपके टाइम को, आपके एफर्ट को, केवल और केवल आपके सर्वाइवल के लिए। राइट। आप एग्रीकल्चरल एनवायरनमेंट में आपके पास कैटल है, आपके पास फार्म लैंड्स हैं, आपको प्रोड्यूस भी करना है, उसको बेचना है, उसी से घर भी चलाना है, उसी से ही आपको अपना सपना भी पूरा करना है। जी। आपने जो एक लाइन बना रखी है, हमारे जो एस्पायरिंग यूथ हैं रूरल बैकग्राउंड के, हर किसी का एक सपना होता है कि मैं यहाँ पहुंचूंगा, मैं ये करूंगा तो यहाँ पहुंचूंगा। लेकिन ये जो मेहनत करने की शुरुआत में उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उसको बहुत इफेक्ट करती हैं। कुछ बच्चे उसमें से भी टाइम निकाल करके उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं, मेहनत करते हैं, प्योर डेडिकेशन, डिवोशन एंड हार्डवर्क के दम पे। जब वो एक एम्प्लॉयमेंट में आते हैं तो उनका तो सब कुछ चेंज हो जाता है, जिसकी जानकारी उसको फर्स्ट हैंड पे होनी चाहिए। ओके। इंस्टेड ऑफ जब हम जॉब अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हैं, हम एलिजिबल हो गए, हमने क्वालिफाई कर लिया, तो अब हमें नौकरी तो मिलेगी जी। एक बेसिक पाथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये, है ना जी। तो किस सेक्टर में मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कहाँ रहेंगे, कैसा ऑफिस होगा, ऑफिस कल्चर कैसा होगा, ऑफिस में कपड़े कैसे पहने जाएंगे, ऑफिस में किससे कितनी बात करनी चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए हमारे टास्क के बारे में, कंपनी के बारे में। देयर आर एन नंबर ऑफ प्रिपरेशंस जो एक एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है। राइट। जो हम अगर डिटेल में इसको गूगल पे रिसर्च करें तो हमें पता चलेगा कि हर क्वालिफाई करने के बाद एग्जाम, इंटरव्यू, स्पेशली इंटरव्यू के टाइम पे हर कैंडिडेट रिसर्च करता है वो जिस कंपनी का इंटरव्यू। 100%। सो ऐसा नहीं है कि अपने एम्प्लॉयर के बारे में जानना, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना ये एसेंशियल पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये एसेंशियल पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसीलिए कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए तैयारी करता है उस कंपनी की डिटेल्स जानने में, और कंपनी को भी अच्छा लगता है क्योंकि उसको इनिशिएटिव दिख रहा है, एफर्ट दिख रहा है उसको, एफर्ट दिख रहा है कि हाँ कि ही इज टेकिंग एन एक्स्ट्रा स्टेप टू बी पार्ट ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशंस फैमिली। राइट। तो ये जो तैयारी है, ये जो सडन चेंज ऑफ एवरीथिंग है फर्स्ट डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए तैयारी कैसे करनी है। एम्प्लॉयमेंट आपका, देखिए मेरा मानना है कि व्यक्तिगत रूप में हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं से पूरा काम ले रहा है, जितना वो कर सकता है उतना पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन फिर भी हमसे गलतियां होती हैं, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, है ना। अगर गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं और सुधारेंगे नहीं और सही नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो एक प्रोसेस है एम्प्लॉयमेंट में, ये थोड़ा सा सिग्निफिकेंट हो जाता है। हमारी एक छोटी सी गलती केवल हम पे ही इम्पैक्ट नहीं करती है, उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन भी स्टेक पे आता है। बिल्कुल ठीक है। कई इंस्टेंसेस तो ऐसे हैं कि किसी एक एम्प्लॉय की एक गलती सोशल मीडिया पे हाईलाइट होने की वजह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। तो ऐसी चीजें भी अवॉइड करना बहुत जरूरी है। राइट। उसकी तैयारी करनी भी बहुत जरूरी है, उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है।
हम एम्प्लॉयमेंट के दौरान 14 घंटे मिनिमम आज के डेट में मैं देख रहा हूँ, अपने आसपास देख रहा हूँ, मेरे जानने वाले जितने यंग बच्चे हैं मैं उनको देख रहा हूँ, चाहे प्राइवेट कंपनीज में हो, बैंक्स में हो, हम 14-14 घंटे काम कर रहे हैं। हम घर से ज्यादा समय दे रहे हैं। 8 घंटे का काम हम 14 घंटे कर रहे हैं विदाउट ओवर टाइम। कोई बात ही नहीं कर रहा है इस बात की कि अगर हम एक एम्प्लॉय के फैमिली टाइम को कंज्यूम कर रहे हैं उसके ऑफिस आवर्स में, तो उसकी जेनरोसिटी नहीं होनी चाहिए। राइट। भाई मैं काम करना चाहता हूं, मैं काम अच्छा करता हूं, मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मेरे को ज्यादा समय लग रहा है, मैं फिर भी काम कर रहा हूं, ये मेरी जेनरोसिटी नहीं होनी चाहिए। मैं तो एम्प्लॉयर हूं, मेरा तो घर चल रहा है आपकी वजह से। जिस टाइम पे मुझे घर चलाना चाहिए था आपसे तनख्वाह लेने के बाद में, उस टाइम पे तो मैं आप ही का काम कर रहा हूं, आप ही के लिए काम कर रहा था। राइट। तो रेन्यूमरेशन एंड कंसीडरेशन मेरे को लगता है पर्सनली कि जो मार्केट में है वो इनसफिशिएंट है, क्योंकि हम वर्क आवर्स को एनफोर्स नहीं कर रहे हैं। ओके। जिसकी वजह से सारे बैलेंसेस डिस्टर्ब हो रहे हैं, हिले हुए हैं जी। आज सोसाइटी में यू सी द रश इन मेट्रो सिटीज, इवन बी सिटीज ऑन फ्राइडेज, बहुत फास्ट यू नो, बिकॉज एवरीबडी वेट्स फॉर 3 days, बाकी तो उसके पास पूरे दिन टाइम ही नहीं है। अब उसमें वो एक वीकेंड एंजॉय करेगा, दूसरा दिन हैंगओवर में निकालेगा, तीसरा दिन रेस्ट करेगा, चौथा दिन अगेन बैक टू वर्क। तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है हमारा वर्क कल्चर। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसके बारे में बात करें, हम एक तरीका निकालें जहां पे दोनों लोग ना, जो हमको सैलरी दे रहा है उसको भी नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको भी चीटेड फील नहीं होना चाहिए, उसका काम जितना आज हो रहा है उतना ही होना चाहिए, लेकिन मेरा समय भी जितना जिसको मिलना चाहिए उतना मिलना चाहिए। तो इसमें लेट्स से सर, मतलब ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मिल गई। अब लेट्स से हमारा प्लान ये है कि डेस्क के दोनों साइड के जो लोग हैं, आमने सामने जो लोग बैठते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ, दोनों को एक स्टैंडर्ड, एक रूल्स का आइडिया होना चाहिए कि भाई कैसे काम करना है और कैसे काम करवाना है। दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए दोनों लोगों को। हाँ विख्यात, every organization they have got policies, guidelines and SOPs. Right. Generally किसी भी एम्प्लॉयमेंट में हम कोई भी काम बिना एक सेट पैटर्न के, सेट प्रोसीजर के नहीं करते। इतनी सारी पॉलिसीज हैं, गाइडलाइंस हैं, लॉज हैं, उसके बाद में भी आप देखिए, चाहे वो कैट हो या AFT हो या NCLT हो, आप किसी भी ट्राइब्यूनल की आप बात कीजिए, आप देखिए कितना डिसकंटेंटमेंट भरा हुआ है। ये कहाँ से आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो है नहीं कि पॉलिसीज नहीं है, डिसाइडेड नहीं है, मैटर्स भी डिसाइडेड है, बट फिर भी एक देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ डिसकंटेंटमेंट इन एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर। मतलब इसको सर, मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं लोगों को समझाना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि मान लेते हैं मैंने आज नौकरी शुरू करी स्ट्रेट आउट ऑफ मेरा MBA या BTech, और मैंने आज तक नौकरी नहीं करी थी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट जॉब, अबाउट दैट कंपनी, अबाउट माई रोल, मैं क्या काम करूँगा, मेरे साथ जो लोग होंगे, एवरीथिंग। मैं बहुत खुश हूँ, मैं एक खुश मन से, एक फ्रेश माइंड से एक कंपनी में काम करने के लिए जाता हूँ। मुझे लेट्स से एक मेरा पे है, मान लेते हैं कि भाई 30,000 रुपये रोज के, मुझे 1,000 रुपये मिल रहे हैं, क्रेजी, बिल्कुल बहुत खुश हूँ मैं। ठीक है, अब मे बी आफ्टर वर्किंग फॉर लाइक 8 months, 1 साल, 2 साल, अब मुझे सब पता चल गया कि कौन क्या है, कैसे काम कर रहा है, मेरा बॉस कैसा है, उसको क्या आता है जो मुझे नहीं आता है, मुझे क्या आता है जो उसे नहीं आता, सब कुछ अब मुझे क्लियर है। मतलब 2 साल हो गए, अब मुझे ये पता है कि यार मैं कमा रहा हूँ 30,000 रुपये और मुझे इतना इतना आता है, और मेरा बॉस कमा रहा है 1,00,000 रुपये, उसको शायद ये आता है लेकिन उसको ये 4 चीज़ें नहीं आती, तो यार उसको 1,00,000 रुपये क्यों मिल रहे हैं? और प्लस ऑफिस स्पेसेस में होता ये है कि ज़्यादातर, मतलब एक नॉर्मल वो बताता हूँ, कहीं कहीं पर लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट ज़्यादातर उसमें होता है सीनियर्स कभी अपनी गलती नहीं मानते, जो एम्प्लॉई उसको हमेशा डांट पड़ेगी, उसको सुनना पड़ेगा।
ये थोड़ा सा एक मतलब वो है कि भाई गलती नहीं भी थी तो भी चुपचाप सुन लो, कि अब तुम बहस करोगे तो और ज्यादा दिक्कत होगी। तो इस टाइप से धीरे 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 जिस जिस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं बहुत खुश था, अब वहीं से ही मुझे हेटरेड होने लग रहा है धीरे धीरे अंदर के, यार मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ, ऐसे सवाल निकल के आते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो चीजें आती है, जो थॉट्स आते हैं माइंड में, इनको हमें हैंडल करना है, इनको हमें न्यूट्रलाइज करना है। और न्यूट्रलाइज ऐसे करना है कि सिर्फ मेंटली नहीं, मतलब एक्चुअल जो गैप हुआ उस चीज में, जो लोगों के बीच में गैप आया, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, 20 लोग 100 लोग काम कर रहे हैं, तो सब हर कोई खुश नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, हर कोई खुश नहीं हो सकता, बट आपको एक मेंटेन करके चलना पड़ता है कि अब सब लोग भाई काम भी करवाना है, जो हमारी कंपनी है वो भी आगे ग्रो होनी चाहिए, सब लोग काम करेंगे सही से तो ग्रो होगी, इन सब बातों का ध्यान रखना है। एम्प्लॉयज का ये काम है कि ठीक है अपना 100% वो लगाएं। अगर वो दिन के 8 घंटे काम कर रहे हैं तो 8 घंटे में उनसे 100% की एक्सपेक्टेशन रखी जाएगी। कंपनी के लिए लॉयल्टी ये होगा, कंपनी के लिए रिस्पेक्ट, अपने सीनियर्स के लिए रिस्पेक्ट, क्योंकि सीनियर्स हैं, उन्होंने वो सब कुछ करके वो ऊपर पहुंचे हैं ना, थोड़ा तो है ना, राइट। तो ये सब चीजों का ध्यान रख के तब, अब ये बात नए लोगों को समझानी थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जिसे कहते हैं कि ना जवान लोग हैं, नया खून है, खून मतलब काफी जोश है, ये है वो है, तो उनको ना हर बात ऐसे मतलब या तो वाइट या ब्लैक एकदम से ऐसे, मतलब या तो ये या ये, तो क्योंकि ज्यादातर लाइफ ग्रे होती है जो मैंने देखा है। देखिए बड़ा आयरनी है कि हम जितने भी हायरार्की में जाते हैं या सुपीरियर अपॉइंटमेंट्स पे पहुंचते हैं तो आई सेट सो का सिंड्रोम आ ही जाता है जी। बट ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अगर मैं दूसरी साइड हूँ टेबल के, तो ये मेरी भी जिम्मेदारी है बताना अपने एम्प्लॉयर को, अपने बॉस को कि दिस इज द लिमिट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और अगर आप गलत हैं तो गलती मानिए। गलती काम करने वाले से ही होती है 100%। जो काम कर ही नहीं रहा है उससे गलती भी नहीं होगी वो तो पिक्चर परफेक्ट है जी। गलती तो वही करेगा जो काम कर रहा है जी। तो आपसे गलती हुई है, गलती मान लीजिए। गलती मानेंगे तभी सुधारी जा सकती है, राइट। अगर नहीं मानेंगे तो छुपाई जाएगी। और जो चीज छुपाने के लिए आपने रख ली है, फिर उसको छुपाने के लिए आपको एक के बाद एक झूठ के पैर नहीं होते, बाद एक झूठ, फिर देयर इज नो एंड। फिर वो आपको एक ऐसी सिचुएशन पे लेके चली जाती है जहां पे देयर इज नो रिटर्न, देयर इज नो गोइंग बैक। तो ये अवॉइड करना पड़ेगा। इसको कैसे अवॉइड करना है, इस सिचुएशन तक ही ना पहुंचे, ये हमारा प्लेटफॉर्म का मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। ओके सर। तो इसमें मतलब तो जैसे अगर मैं बोलूं कि हम अपनी बात लोगों तक लेके कैसे जाएंगे, इसके लिए आपने क्या सोचा है? विख्यात, मेरे को बहुत कुछ दिया है इस सोसाइटी ने, इस मेरे एम्प्लॉयमेंट ने, मेरे हार्डवर्क ने, और यही सारे एक्सपीरियंसेस मैं अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहता हूँ, उन तक पहुँचाना चाहता हूँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से। एंड उसमें मैं बात करूँगा, इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म होगा। मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगा, जिन सिचुएशंस से मैं कभी गुजरा था, जो प्राइमरीली मेरे को फेस ही नहीं करनी चाहिए थी, और अगर फेस की भी थी तो देयर कुड हैव बीन अनदर वेज आल्सो, जिससे कि हम उसको सॉल्व करके उससे बाहर निकल सकते थे। तो जो मेजर कॉन्ट्रडिक्शन, जो डिससैटिस्फैक्शन कैसे अवॉइड करना है, हम इसकी बात करेंगे हमारे YouTube चैनल पे। हम इंटरैक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करेंगे। जो आज के प्रेजेंट डेट एम्प्लॉयज हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि किसी को कोई परेशानी नहीं है। लोग होंगे जिनको कोई समस्या होगी, किसी एक मिसअंडरस्टैंडिंग से अगर किसी को मेमो इशू हो गया है ऑफिस में, राइट, सो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर हिम और हर। तो वो उसके बाद में हमें क्या कार्रवाई करनी है, हमें समझना कैसे है कि व्हाट इज द वे आउट, इसके बारे में हम बात करेंगे।
हम अपॉर्चुनिटीज एंड एवेन्यूज की बारे में बात करेंगे जो प्रेजेंट डेट में अवेलेबल हैं और जिनको कैसे एक्सप्लॉइट एंड एक्सप्लोर किया जा सकता है, इनके बारे में बात करेंगे। और एक कोहेसिव वर्क एनवायरनमेंट, एक सर्विस एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करेंगे फ्रॉम अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ आवर नेशन, ओके, so that we can, our workforce remains ready by the time India is classified as a developed economy. ओके, गवर्नमेंट के स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का हम कोशिश करेंगे कि हम भरपूर फायदा उठाएं इस अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और एक बड़ी हिस्सेदारी लाने की कोशिश करें हम रूरल एरियाज से। मैं खासकर पहले शुरू करना चाहूँगा अपने पैतृक जिले से, कन्नौज से। कन्नौज के पढ़े लिखे यूथ, युवा जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, मैं उससे पर्सनली फोकस करके शुरुआत करना चाहूँगा। सर बिल्कुल सही बोला आपने। और जो हमारा एक बात है सर, जो हमारा फर्स्ट एपिसोड था ना, उसमें हमने लोगों से कुछ चीज़ें पूछी थी कि अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो वो उसमें कुछ हमारे पास सवाल आए थे जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहला सवाल जो हमारे पास है दैट इज़ कि जब आपने बोला था कि आपने 2013 में अपना ई कॉमर्स का काम स्टार्ट किया था, जब जबोंग चल रहा था, राइट जी। तो व्हाट वाज द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी विच यू मेड इन अ मंथ? थोड़ा सोच के आंसर दीजिएगा कि देखिए, मोस्ट तो कभी हो ही नहीं सकता है। नहीं, मोस्ट मतलब कि जितना हम चाहते हैं उतना ई कॉमर्स से, ई हाँ, कॉमर्स इतना ज्यादा भी नहीं था और इतना कम भी नहीं था, जितना की जरूरत पड़ती थी उतना पूरा होता था। ओके, एंड अगर नंबर्स में बोले तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट एक रेंज ओके, 6 डिजिट्स में रहता था। 6 डिजिट्स में रहता था जी। अब वो भले 1 लाख रुपए हो सकते हैं या 9,99,999 भी हो सकते हैं ऐसा। ओके, लवली। एंड एक सवाल सर ये आया था हमारे पास कि एक सर हैं, इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है एंड इनके जो इनकी कंपनी है उसको 1 साल हो गया है, तो इनको 1 साल हो गया है, बट इनका सवाल है कि जो इनके कंपनी में लोग इन्होंने हायर करे हुए हैं वो आपस में बहस ही करते रहते हैं और वो बस उंगलियां उठाना कि किसने किसको क्या बोला और काम कुछ हो नहीं पाता। तो इस चीज पे वो क्या कर सकते हैं? मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है ये। जनरली इनिशियल स्टेजेस में ये एक मेजर प्रॉब्लम है। ओके, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इसका एक सॉल्यूशन है। ओके, जनरली जब हम नया बिजनेस शुरू करते हैं विख्यात, तो क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज थोड़ी कम होती हैं स्टार्टअप्स में खासकर, तो हम मल्टीटास्किंग में ज़्यादा फोकस करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे को जो भी एम्प्लॉय या पार्टनर्स मिलते हैं वो मल्टीटास्क के लिए केपेबल हों, सो दैट वो मल्टी प्रोजेक्ट्स को एक साथ में हैंडल कर सकें, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को हैंडल कर सकें। वो क्लैश जब होना शुरू हो जाता है तो ये प्रॉब्लम्स जनरली एम्प्लॉय में एक पर्टिकुलर सेगमेंट में आने लग जाती हैं। तो ये एनफोर्स करना चाहिए हमको कि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क को एनफोर्स करें और जिसका जो काम है उससे उतना ही काम करवाए, उससे वही काम करवाया जाए। ओके, जब हम उसको दूसरे के काम में इंटरवीन करने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, वो थोड़ा सा दोनों काम दोनों ही अच्छा कर रहे हैं, तो दोनों को ही अच्छा नहीं लगता है जब कोई किसी के काम में इंटरफेयर करता है। तो इंटरवीनिंग ऑफ टास्क नहीं होना चाहिए, आप डेडिकेटेड टास्क होना चाहिए। जिस एम्प्लॉय से का जो टास्क आपने असाइन किया है वो क्लासिफाइड टास्क रखिए, इंश्योर कीजिए कि वो टास्क अपना पूरा करे विदाउट इंटरवीनिंग इन एनीबडी एल्सेस टास्क। ओके, बट इस पे सर मैं अपना एक इस पे ऐड ऑन करना चाहूँगा। होता ये है कि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है इस चीज़ पे, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कंपनीज में ये चीज़ होती है कि एम्प्लॉयज़ आपस में बहस कर रहे हैं, इसने इसको ये, तो ये प्रॉब्लम जो मैंने देखा कि क्यों हो रही थी, क्योंकि किसी एक का टास्क दूसरे के टास्क के ऊपर वो होता है कि अगर वो करके देगा तब मुझे ये मिलेगा, तब मैं कर पाऊंगा। अगर उसने करके नहीं दिया तो फिर उसने लेट किया, मेरी गलती थोड़ी ही है।
ऐसे करके। अब बॉस तो एंड वाले से पूछेगा ना कि भाई तुम्हें देना था, तो वो कहेगा सर उसने नहीं दिया था, उसने इस दिन दिया था, उसने 6 बजे दिया था, तो मैं बताऊं मैं कैसे करूं। तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आने लग जाती है। अब ये तो डिपेंड करता है कि आपके टास्क की अर्जेंसी क्या है। एंड मेजर प्रॉब्लम तो एज इनिशियली ब्रॉट आउट, इंटरवीनिंग ऑफ टास्क जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे थोड़ा सा एम्प्लॉय डिस्प्यूट एंड डिसएग्रीमेंट्स रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे विख्यात मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट्स एक लिमिट तक आर अ वेरी हेल्दी साइन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसका मतलब है कि लोग काम कर रहे हैं आपके कंपनी में, ओके, तो इट्स अ गुड साइन, आपकी कंपनी अच्छा काम कर रही है। आप बस थोड़ा सा काम का सेग्रीगेशन रखिए। ओके, ओके। एक और सवाल सर, ये था कि अगर आज की डेट पे किसी को कंपनी स्टार्ट करनी है, कोई अपना बिजनेस खोलना चाहता है, या फिर कोई बिजनेस खोल चुका है, लेट्स से चलिए पहले बात करते हैं, कोई खोलना चाहता है, ठीक है। इन्होंने पूछा सर ने कि मैं खोलना चाहता हूँ तो किस फील्ड में खोलूँ, कि अब क्या चल रहा है मार्केट को, फ्यूचर के उससे बाद कोई भी बिजनेस ये तो नहीं खोलता जो आज चल रहा है, ये सोचा जाता है कि अगले 5 साल में क्या होगा, कि मेरी उस टाइम ग्रोथ हो जाएगी, या एकदम से राइट, एकदम से कोई बिजनेस आज खुला और कल वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो सब लोग फ्यूचर का सोच के कि फ्यूचर में चलने वाला है, इसका मार्केट बूम करेगा तो मैं उस फील्ड में घुसता हूँ आज। तो ये पूछ रहे हैं सर। और दूसरा सवाल ये है कि अगर खोल लिया है या खोलना चाह रहा हूँ तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस फील्ड में खोलना है, किन चीज़ों का ध्यान ओके, जी। देखिए आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं ये तो आपकी चॉइस ही रहनी चाहिए। ओके, बट अगर किसी के पास अच्छी खासी एक जैसे कहेंगे कैपिटल है और उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो किस टाइप के बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए? ओके, तो आप तो शार्क टैंक वाली बात कर रहे हो शायद। वो उनका क्या सवाल था, वो तो वही जानते हैं। देखिए मैं इसको दोनों सेगमेंट में बताता हूँ कि पहला तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अगर हम गूगल पे एक्सपोर्ट डेटा रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान से विदेशों में कंडे, आप डंग केक्स एंड पूजा में इस्तेमाल होने वाली उपले, दूब, हाँ उपले डंग केक्स, पूजा में जो घास इस्तेमाल होती है उसको दूब कहते हैं, वो दूब एक्सपोर्ट होती है। ये चीजें हिंदुस्तान से जा रही है, बेचने वाले तो मट्टी और घास बेच रहे हैं। तो स्कोप की कमी किसी चीज में नहीं है, आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स क्या है, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपका काम वो डिसाइड करना चाहिए। ओके, एंड जिनके पास में रिसोर्सेज हैं, कैपिटल है जिनके पास में, उनके लिए तो आजकल इतने होनहार बच्चे हैं हमारे पास अवेलेबल, इतनी रेडी वर्कफोर्स है जो कुछ करना चाह रहे हैं। तो आपको एडवर्टाइज करना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए, आपको स्पॉन्सर करना चाहिए, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए किसी यूथ में जो एक स्टार्टअप का आइडिया लेकर के आ रहा है। एंड और ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिटेल्ड आंसर की रिक्वायरमेंट है इस सवाल की क्या। ओके, तो हम इस पे एक स्पेशल एपिसोड करेंगे अपने चैनल पे। ओके, ओके, तो हम इसको यहीं पे रोकते हैं एंड इसको हम बड़ा डिटेल में कवर अप करेंगे श्योर, जब हम अपने चैनल पे इस बात को लेकर के आएंगे। श्योर, ओके। तो अगला सवाल था कि खोल लिया तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हाउ टू रन अ ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी स्मूथली, आई थिंक ये उनका पूछना होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आपके सारे गवर्नमेंट टैक्स पूरे होने चाहिए। ओके, बी इट अगर आप ESIC के ब्रैकेट में हैं तो आपका ESIC होना चाहिए, PF होना चाहिए, आप के टैक्स फाइलिंग प्रॉपरली होने चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न्स, आपकी ऑडिट, बैलेंस शीट, आपकी बुक कीपिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ओके, आपके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे होने चाहिए। एंड अब आजकल क्योंकि डिजिटल एरा है तो एवरीथिंग इज फॉर्चुनेटली एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड। या ओके, तो हमारा डेटा जो पहले बहुत स्कैटर हो जाता था, हम छोटी छोटी पर्चियों में नोट कर लेते थे, हिसाब रख लेते थे, तो अभी एज सच तो डिफिकल्टी हमारे पास में है नहीं। थोड़ा सा गवर्नमेंट चेक बॉक्सेस को टिक रखिए एंड सेल्स और मार्केटिंग पे फोकस कीजिए। ओके जी सर, मतलब हाँ ऑब्वियसली मार्केटिंग तो रहेगा कि भाई इफ़ यू
वांट टू रन अ बिजनेस, तो आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा, आपको एक बोर्ड टांगना पड़ेगा, आपको लोगों को बताना पड़ेगा, आपको जा जाके सबको ऐसे कि सर ये मेरा बिजनेस है, आपको रिक्वायरमेंट हो, इस टाइप, मतलब वो काम होता है। स्मॉल बिजनेस में एक जो प्रॉब्लम है दैट इज के बुक कीपिंग, या मे बी मैं कहूँगा कि सब लोग सब चीज़ें स्टार्टिंग से नहीं कर पाते। एंड मतलब एक आदमी अगर लेट्स से कोई अकेला बंदा स्टार्ट कर रहा है जिसने बहुत छोटे स्केल पे स्टार्ट किया है, तो वो उतना तो शायद नहीं हो पाता, बट अगेन यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट कि आप सारा लीगल वे में जितना कर पाए उतना जितना कर पाइए। एंड बड़ा अच्छा विधान है हमारे पास, जो हमारा अरेंजमेंट ऑफ बिजनेस है, जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, वो बहुत वेल डिफाइंड है। ओके। तो जो इंडिविजुअल काम कर रहा है उसकी तो लाइबिलिटी केवल उसके इनकम टैक्स और जीएसटी की है। ओके। तो एज इट इज उसके पास में बाकी सारे हैसल्स तो हैं ही नहीं। तो ये हम फ्रीलांसर्स की बात कर रहे हैं, हम प्रोप्राइटरशिप में बात कर रहे हैं कि जो फ्रीलांसिंग प्रोप्राइटरशिप, जिसमें कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में बिजनेस रन हो रहा है, चाहे वो स्टोर्स हों या शॉप्स हों या रेस्टोरेंट्स हों या जो सिंगल फूड पॉइंट्स हैं, कहीं पे भी जहाँ पे भी एक सिंगल आदमी या 2 आदमी 3 आदमी मिलकर के काम कर रहे हैं, वहाँ पे चीजें कंपैरेटिवली इजी हैं, राइट, करने के लिए। 10 के ऊपर बढ़ते हैं तो एक सर्टेन लाइबिलिटी हमारे पास में आ जाती है, बिकॉज देखिए जितने ज्यादा लोग हमसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे जुड़ते चले जाएंगे, उतनी हमारी लाइबिलिटीज उनके लिए बढ़ती चली जाएंगी। अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने प्रोविजंस बना रखे हैं। तो डिफिकल्टी तभी हमको आती है जब हम उसको नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अदरवाइज सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, वैसे वैसे एप्लीकेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट टैक्सेस एंड लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग सर। आई थिंक आज के लिए यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। मैं जब भी आपसे बात करता हूँ पर्सनली, मुझे कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने मिलती है। इवन दो आई एम रनिंग माई ओन बिजनेस, अब काफ़ी टाइम हो गया है, और बीइंग अ बिजनेस ओनर मेरे ऊपर भी बहुत वो रहता है कि आई हैव टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। कोई नया रूल है, कोई नया लॉ है, कैसे मेरे मतलब जैसे आपने बोला बुक्स का ध्यान रखना है एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये है मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, एंड उसमें जब आप कुछ और ऐड ऑन कर देते हैं, जैसे आपसे मुझे हमेशा कुछ सीखने मिलता है। थैंक यू सो मच विख्यात, एंड वी लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ ग्रेट बिगिनिंग फ्रॉम 100%। Thank you so much. Thank you for your team also.